हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे और ना ही आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही सारे नोट्स बना लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो फसल क्या होती है? देखिए बच्चों, फसल होती है एक ही किस्म या प्रकार के पौधे अगर किसी एक बड़े स्थान पर यानी कि बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक बहुत बड़ी जगह पर हम एक ही तरह की, फॉर एग्जाम्पल गन्ने की फसल उगा रहे हैं तो वो फसल कहलाएगी। ठीक है, यानी कि एक ही बहुत बड़ी जगह पर एक ही जैसे पौधों को उगाना फसल कहलाता है। अब फसल के बेटे कई प्रकार होते हैं। बुक के अंदर बेसिकली 3 प्रकार की फसलें बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अन्न हो गया, अन्न यानी कि मोटा अनाज हो गया, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा आदि हो गया। और सब्जियां हो गई बेटे, आलू, गोभी, ये सब उगाई जाती हैं। इसके अलावा फल उगाते हैं सब लोग, ठीक है, किसान वगैरह हमारे फल उगाते हैं। इसके अलावा कुछ किसान पेय पदार्थ भी उगाते हैं, जैसे चाय, कॉफी। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे मौसम के आधार पर फसलों का भी वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटे खरीफ फसल, रबी फसल और ज़ैद फसल। खरीफ फसल की बात अगर हम करें बेटे, तो खरीफ फसल बेटे वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जून से सितंबर तक उगाई जाती है। इसके अंदर जो जो फसलें आती हैं, फॉर एग्जांपल धान, मक्का, सोयाबीन आदि हम उगाई जाती हैं। ठीक है, सेकंड हमारी है रबी फसलें। रबी फसलें बेटे शीत ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में उगाई जाती हैं, जो कि होता है हमारा अक्टूबर से लेकर मार्च तक, जिसके अंदर गेहूं, चना, मटर आदि को उगाया जाता है। ज़ैद फसल बेटे ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, जो कि अप्रैल से मई तक चलता है, जैसे दालें, खीरा, तरबूज आदि। ठीक है, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जैसे फसल पद्धतियां। देखिए फसल पद्धतियां, आप सभी लोग गांव गए होंगे, आपने किसानों को देखा होगा कि कौन सी, बेसिकली किसानों को भी छोड़िए, आपने अगर अपने घर में भी कोई पौधा उगाया है तो आप जानते होंगे कि क्या क्या काम हमें फसल को उगाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो वही सेम चीजें हमारी चैप्टर के अंदर दी हुई है कि किस प्रकार से हम एक फसल को पूरा तैयार कर सकते हैं। देखिए, फसल पद्धति की अगर हम बात करें, वो क्रियाकलाप जो किसान को फसल उगाने के लिए करने पड़ते हैं, यानी कि जो जो काम किसान फसल को उगाने के लिए करता है वो ही हमारी फसल पद्धतियां कहलाती हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हो गया बेटे मिट्टी को बनाना, यानी कि मिट्टी तैयार करना, यानी कि जुताई करना। ठीक है बेटे, जुताई करना। बुआई करना, जब मिट्टी को खोद दिया, मिट्टी के अंदर फिर बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद बेटे खाद देंगे, ठीक है, ताकि उसको न्यूट्रिएंट मिल सके। ठीक है, उसके बाद पानी देंगे, यानी कि सिंचाई करेंगे, और सिंचाई करने के बाद जब हमारी फसल उग जाएगी तो कभी कभी बेटे क्या होता है, फसल के अंदर कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनकी हमारे को जरूरत नहीं होती, वो हमारी फसल को भी खराब करेंगे, हमारी फसल के सारे न्यूट्रिएंट को भी न्यूट्रिएंट भी ले जाएंगे, तो फसल को जो उत्पादन होगा बेटे वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसीलिए उनसे सुरक्षा पाने के लिए हम उनको उखाड़ के फेंक देंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटे निराई। क्या बोलते हैं? निराई बोलते हैं। ठीक है, जब हमारी फसल कट जाएगी, और जब हमारी फसल पूरी पक जाएगी, निराई वगैरह सब कर लेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे फसल की बेटे कटाई। अब कटाई करने के बाद क्या होगा, अब इतनी सारी फसल जब उगेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर हमने उगाई है, बड़े पैमाने पर जब भी कोई फसल उगाई जाएगी तो बेटे जो किसान होगा वो थोड़ी तो फसल अपने घर के लिए रख लेगा, बाकी का वो क्या करेगा, बाकी को भंडारण कर लेगा, क्योंकि बेटे इतनी जल्दी वो उसको बेच नहीं सकता। ठीक है, बेचने के लिए या तो बेच देगा, अगर कम है तो बेच देगा, अगर उसके पास ज़्यादा मात्रा में है तो सबसे पहले उसको बचा के रखना है, क्योंकि जब तक मार्केट के अंदर उसको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे तो वो सोचेगा कि ना बेचूं, और अगर वो नहीं बेचेगा तो फसल खराब होने का डर होगा। तो इसलिए उसको कुछ ना कुछ तरीकों से क्या करना पड़ेगा, उसको भंडारण करना पड़ेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा किसान क्या करता है बेटे, अपनी फसल को उगाता है और उसको बाजार में जाके बेचता है। तो इन्हीं 7 टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है बेटे मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना जब हम बात करते हैं बेटे, इसको जुताई कहते हैं। जुताई मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है बेटे। मिट्टी को उलटना पलटना, यानी कि जब ट्रैक्टर के द्वारा, कुदाल के द्वारा, हल के द्वारा मिट्टी के निचले वाले भाग को ऊपर लाया जाए, यानी कि मिट्टी को पलट दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं बेटे, जुताई कहते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, जुताई के बेटे कई सारे लाभ होते हैं। ठीक है, सबसे पहला, जो हमारे पौधे होते हैं ना, वो उनकी जो जड़ें होती हैं, जब जितनी ज़्यादा हल्की मिट्टी होगी, पौधों की जड़ें उतनी ही भूमि के अंदर बेटे गहराई तक जा पाएंगी। ठीक है, और जब जड़ें अच्छे से उसमें घुस जाएंगी तो वो सांस भी अच्छे से ले पाएंगी। ठीक है, और जो हमारी मिट्टी जो पोली हो जाती है, यानी कि एकदम सॉफ्ट हो जाती है, उसके अंदर बेटे केंचुए या सूक्ष्म जीव भी वृद्धि कर पाते हैं आसानी से, जो कि हमारी फसल को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इसके अलावा मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं वो उसे पलटने से बेटे ऊपर आ जाते हैं, जिसका उपयोग पेड़ पौधे आसानी से अपने वृद्धि करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं बेटे, हम मिट्टी को पोला करने के लिए
या फिर जुताई के लिए हम कुछ औजारों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे भारत के अंदर बेटे हल का प्रयोग आज से नहीं बल्कि कई सालों से होता रहा है। ठीक है, आपने सुल्तान मूवी भी देखी होगी। सुल्तान मूवी के अंदर सलमान खान भी हल का ही उपयोग करता है, ठीक है, खेत जोतने के लिए। तो हल का उपयोग कैसे किया जाता है वो देखेंगे। इसका उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, निराई आदि के लिए किया जाता है। देखिए, हल का उपयोग केवल जुताई के लिए नहीं बल्कि खाद देने के लिए, उर्वरक मिलाने के लिए, ठीक है, निराई करने के लिए, यानी कि जो हमने देखा था ना कि कुछ पौधे अवांछित होते हैं जिनको जरूरत नहीं होती वो उग जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटे कि जो हल होता है ना वो लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और लोहे की तिकोनी पत्ती उसके ऊपर लगी होती है जिसको हम फाल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। आपने बुक के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, जो एक डंडा सा होता है, ऐसे करके डंडा सा होता है, यहाँ पे फाल वाल लगा होता है। ठीक है, तो लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है, एक सिरे पर उसके हैंडल होगा। ठीक है, दूसरा सिरा जोत के डंडे के साथ जुड़ा होगा। यहाँ पे आपके भैंस बकरी जो भी होगी उसके साथ उसको जोड़ दिया जाएगा। भैंस के साथ, बैल के साथ, जिसके साथ भी जोड़ना हो उसके साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटे हम देखेंगे आजकल जिसका उपयोग होता है वो है कुदाली। ठीक है, खरपतवार निकालने के लिए, मिट्टी को पोला बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये लकड़ी और लोहे के मिश्रण से बनी होती है बेटे। इसमें आधी लकड़ी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और आधे लोहे का भी। लोहे की छड़ लगी होती है इसके अंदर। एक सिले पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई ब्लेड लगी होती है। ठीक है, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा हमारा इस्तेमाल होता है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर बेटे ट्रैक्टर से चलता है। ठीक है, इससे क्या होता है आपका श्रम भी बच जाता है। श्रम यानी कि लेबर बच जाएगी। ठीक है, जो काम आप 10 दिन में करोगे वो 1 दिन में हो जाएगा और समय भी इससे बच जाएगा। ठीक है, श्रम एवं समय दोनों की इससे बचत हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटे, मिट्टी को तो बो दिया, मिट्टी को हमने जुताई कर ली। ठीक है, मिट्टी की जुताई कर ली, मिट्टी को एकदम पलट लिया जिससे कि सारे न्यूट्रिएंट ऊपर आ गए। अब उसके अंदर सबसे अच्छा काम है, सबसे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम है वो है बेटे बुआई करना, यानी कि बीज बोना। अब बीज बोने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे महत्वपूर्ण काम तो बेटे यही है कि बीज ढूंढो। अब बीज भी हम कुछ भी तो कोई भी बीज तो डाल नहीं देंगे, बीज भी वो डालेंगे जिससे अच्छी गुणवत्ता आए। अच्छी गुणवत्ता आने के लिए हमें बीज भी अच्छे चाहिए। ठीक है, तो बीज अच्छे कैसे चुने, इसका कोई तो तरीका होना चाहिए। तो बीज अगर हम देखें तो एक सबसे अच्छा हमारे पास तरीका है बीजों को चुनने का, वो इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। देखिए, यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, चरण होता है ये। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को चयन करना पड़ता है बेटे, क्योंकि अगर खराब बीज डालेंगे तो फसल तो खराब ही होगी। तो इसलिए अच्छे बीजों को चयन कैसे करें, इसके लिए क्या होता है बेटे, किसी भी बर्तन में पानी भरो, उसके अंदर बीज को डाल दो। जो भी बीज पानी में डूब जाएंगे ना बेटे आपके, जो भी बीज पानी में आपके डूब जाएंगे वो अच्छे बीज होंगे। ठीक है, क्योंकि केवल क्षतिग्रस्त यानी कि खराब, टूटे फूटे और खोखले बीज ही बेटे पानी के ऊपर तैरते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि आप बीजों का पता लगा सकते हैं कि कौन सा बीज खराब है, कौन सा बीज अच्छा है। ठीक है, अब बुआई के लिए भी कुछ हम औजारों का इस्तेमाल करते हैं। 2 तरीके के औजार हैं, एक परंपरागत औजार जिनका उपयोग बहुत पहले से होता रहा है, और आजकल जिसका उपयोग होता है वो है सीड ड्रिल। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे परंपरागत औजारों की। कीप के आकार के होते हैं। कीप देखिए ना आपने, जैसे आप दुकानों पे गए होगे तो खुला तेल लेके आते हैं, तो तेल जब डालते हैं तो एक कीप के आकार का होता है, उसमें तेल डालते हैं, फिर वो हमारे डब्बे में गिर जाता है, जो भी है। ठीक है, तो कीप के आकार का ऐसा ही होता है। बीज को कीप में डालते हैं और ये 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइप से गुजरता है और सीधा जाकर मिट्टी के अंदर भेद कर उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परंपरागत औजार। अब सीड ड्रिल क्या करता है, सीड ड्रिल सेम बेटे ट्रैक्टर से चलेगा बीज को। अब सीड ड्रिल का फायदा बेटा ये है, ट्रैक्टर के अंदर जो फाल लगी होगी, जो आपका ट्रैक्टर की सीड ड्रिल होगी, वो सेम गहराई पर यानी कि समान दूरी पर और समान गहराई पर बीज को बोएगी और बीज अपने आप ढक भी जाएंगे। परंपरागत औजार में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसके अंदर हमें खुद ढकना पड़ेगा मिट्टी को। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मिट्टी खुद पलटती भी चली जाएगी, तो बीज अपने आप ढक भी जाएंगे और इससे समय और श्रम दोनों की बचत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटे बीज भी बो दिए, हमने जुताई कर ली, बीज बो दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटे, फसल को न्यूट्रिएंट चाहिए। अब न्यूट्रिएंट कैसे मिलेंगे, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट देने के लिए फसल को हमें मिट्टी के अंदर खाद या फिर उर्वरक मिलाना होता है। या तो हम बेटे खाद मिलाते हैं या फिर हम उसके अंदर उर्वरक मिलाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है, खाद और उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको बनाए रखने के लिए। देखिए क्या होता है, जब भी कोई किसान फसल उगाता है, एक खेत के अंदर कई बार अगर फसल उगाई जाती है तो मिट्टी के अंदर से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। अब उन पोषक तत्वों के बिना तो फसल उगेगी नहीं, तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए
किसान क्या करते हैं बेटे, खाद और उर्वरक मिलाते हैं अपनी मिट्टी के अंदर, जिससे कि फसल अच्छी से अच्छी उगती रहे। ठीक है, अब खाद और उर्वरक बेटे दोनों एक ही, दोनों का काम तो एक ही है कि भाई मिट्टी को पोषक तत्व देने हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम अगर खाद की बात करें बेटे, ये एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ होता है जो कि जीवों के अवशेष से बनता है। ठीक है, चाहे कोई भी सड़ी गली चीज हो, चाहे किसी भी जंतु के अवशेष हों, ठीक है, उससे हम खाद बनाते हैं। ठीक है, आपने अगर गांव के अंदर जाओगे तो गोबर, एक खेत के अंदर देखोगे कि गाय के गोबर वगैरह को इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, जब तक वो सड़ जा, मतलब बहुत सारी चीजें, सड़ी गली चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, जब वो सड़ जाता है तो उसको पूरे खेत में मिला लिया जाता है। क्योंकि ये देखिए, इसका फायदा क्या होता है, खाद बनाने की प्रक्रिया अगर हम देखें, किसान पादप यानी कि पेड़ पौधे और जंतुओं के जो अपशिष्ट होंगे, ठीक है, उनको गड्ढे में डाल देगा। ठीक है, और सूक्ष्म जीव इनका अपघटन कर देंगे बेटे। ठीक है, सूक्ष्म जीव आपका अगला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो अपघटन करने के बाद क्या होगा, ये खाद बन जाएगी। अब खाद के लाभ बेटे क्या होते हैं, ये मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर ह्यूमस आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मिट्टी क्या करेगी बेटे, नमी को रोक पाएगी। मिट्टी के अंदर बेटे वाटर कैपेसिटी होल्डिंग बढ़ जाएगी। मिट्टी क्या कर पाएगी, आपकी H2O यानी कि पानी को रोक पाएगी अपने अंदर। ठीक है, मिट्टी के अंदर पानी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और हम सभी जानते हैं कि फसल उगाने के लिए पानी बेटे कितना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी बेटे भुरभुरी और सरंद्र यानी कि ढीली ढाली एकदम, सरंद्र यानी कि बेटे छेद छेद वाली, मतलब समझ रहे हो ना, जिसके अंदर पेड़ों की जो जड़ें हैं वो आसानी से फैल जाएंगी, भुरभुरी हो जाएगी, जिससे कि गैसों का आदान प्रदान बेटे बहुत आसानी से हो जाएगा। गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाएगा और फसल हमारी अच्छे से अच्छी उगेगी। ठीक है, इससे क्या होगा बेटे, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल बेटे राइजोबियम हो गया, या और भी जीवाणु हो गए जो कि हमारी फसल के लिए जरूरी होते हैं, उनकी वृद्धि होगी। और मिट्टी का गठन अच्छा हो जाएगा। मिट्टी की जो क्वालिटी है, देखिए बेटे क्या होता है, मिट्टी की क्वालिटी फसल के अंदर, फसल को बार बार उगाने से मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती है। जैसे ही मिट्टी के पोषक तत्व उड़ जाएंगे तो मिट्टी बेटे सूखी हो जाती है। क्या हो जाती है, सूखी हो जाएगी, एकदम बंजर टाइप की हो जाएगी। लेकिन जब हम उसके अंदर खाद मिला देंगे तो मिट्टी का जो गठन होगा, उसकी जो टाइप होगा, उसका जो टेक्सचर होगा, उसका जो बेटे टेक्सचर होगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी का टेक्सचर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला है बेटे उर्वरक। खाद की तरह उर्वरक भी क्या करता है बेटे, हमारे को हमारी मिट्टी के अंदर ये पोषक तत्व डालता है। लेकिन यहां पर बात यह है बेटे, ये एक रासायनिक पदार्थ है, यानी कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। क्या है बेटे, ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, और जैसे खाद के अंदर बेटे सारे पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर सारे पोषक तत्व मिलेंगे, जैसे कि बेटे पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है, सब मिल जाएगा। लेकिन जो उर्वरक होते हैं बेटे, वो एज अ दवाई जैसे होती है ना हमारी, फॉर एग्जांपल जैसे बुखार हो गया तो भाई हमने कोई PCM खा ली, ठीक है, सर दर्द के लिए कोई दूसरी दवाई खा ली, ठीक है, खून की कमी होगी तो हमने आयरन की गोली खा ली। तो ऐसे जैसे जिस बीमारी के लिए जो जरूरत होगी वो दवाई हम खा लेते हैं, ऐसे ही हमारा उर्वरक काम करेगा। मिट्टी के अंदर जिस पोषक तत्व की कमी हो, हम केवल उसी उर्वरक को डाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका उत्पादन बेटे फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड है तो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है ये। ठीक है, अलग अलग पोषक तत्वों के हमारे पास उर्वरक आते हैं, जैसे यूरिया का अलग आता है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश के अंदर बेटे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो उर्वरक क्या होता है बेटे, अलग अलग पोषक तत्वों का उर्वरक हमें मार्केट से उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि मिट्टी के अंदर जिस पोषक तत्व की कमी हो केवल उसी पोषक तत्व को हम डाल सकते हैं। लेकिन खाद के अंदर ऐसा नहीं है। देखिए, इसके अंदर एक और बेनिफिट हमें उर्वरक से मिलता है बेटे, कि उर्वरक क्या करता है, एक बार में अच्छी से अच्छी कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करवाएगा मिट्टी को पोषक तत्वों की, जिससे कि फसल बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में उगेगी। लेकिन जितना अच्छी उगेगी उतनी ही जल्दी मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने देखा होगा डॉक्टर भी छोड़ो, कुछ बच्चे होते हैं जो जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। अब इंजेक्शन लगाने के बाद तो क्या होता है, एकदम से बॉडी तो बन जाएगी, बॉडी की कैपेसिटी तो आपने बढ़ा दी, पोषक तत्व उसके अंदर इतने डाल दिए, ठीक है, इतने सारे ग्रोथ हार्मोन डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, लेकिन धीरे धीरे हमें खुद नहीं पता होता कि अंदर से बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी कितनी खराब हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी मिट्टी भी पोषक तत्वों का पूरा उपयोग करेगी, अच्छी से अच्छी फसल देगी, हमें लगेगा भाई क्या बात है, एकदम अच्छी फसल हो गई, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे जो बेटे ये पोषक तत्व हैं, जो जो उर्वरक है, उसका इस्तेमाल बेटे गेहूं, धान
मक्का, ठीक है, इन फसलों की अच्छी उपज के लिए उगाया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों के नुकसान मैं आपको बता ही चुका हूं बेटे। सबसे पहला मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाएगी, यानी कि मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाएगा। जल प्रदूषण बेटे, जल प्रदूषण ये करते ही करते हैं, क्योंकि केमिकल है, तो जब भी ट्यूबवेल वगैरह चलाई जाएगी तो सारा पानी तो हमारा नदियों में जाएगा, तो जल प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। और मिट्टी बेटे सूख जाएगी, यानी कि बंजर भी हो जाती है, ठीक है। इसलिए उर्वरकों का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है। अब उर्वरक और खाद में अंतर बेटे हर बार आता ही आता है, ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर ये आएगा ही आएगा बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए, उर्वरक और खाद में बस यही अंतर है बेटे कि उर्वरक जो होता है बेटे वो आपका होता है मानव निर्मित। क्या होता है बेटे? मानव निर्मित होता है, ठीक है। फैक्ट्रियों में इसको बनाया जाता है। अब ये मिट्टी को कोई ह्यूमस नहीं देता, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। इसके अंदर बेटे प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे, बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिल जाएंगे आपको, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें खाद की, तो खाद बेटे एक प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है बेटे? एक प्राकृतिक पदार्थ है। गोबर, पौधे के अवशेषों से ये बनाई जा सकती है। इसको हम कहीं भी खेतों में बना सकते हैं, किसी भी खुली जगह पर बना सकते हैं। और इसके अंदर बेटे ह्यूमस क्या होता है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। लेकिन पोषक उर्वरकों की तुलना में ये बेटे हमको कम प्रोवाइड करवाएगा, पोषक जो देगा ये हमको कम प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे बेटे फसल चक्रण के ऊपर। फसल चक्रण क्या होता है? देखिए, फसल चक्रण एक और हमारा तरीका है जिससे कि हम क्या करते हैं, एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल उगाई जाए, एक अंतरक्रम यानी कि लगातार, ठीक है। देखिए, एक फसल के बाद जब दूसरी फसल उगाई जाती है तो क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटे आपने एक फसल उगाई, ठीक है, किसान है, किसान ने एक साल तो बेटे गेहूं उगा लिया। क्या उगा लिया बेटे? गेहूं उगाया, ठीक है। गेहूं उगाने के बाद क्या होगा, गेहूं मान लो गेहूं ने हमारी मिट्टी के अंदर से बेटे पोटेशियम का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अब उस मिट्टी के अंदर पोटेशियम की तो क्या हो जाएगी बेटे? कमी हो जाएगी, ठीक है। अब पोटेशियम की कमी होने के बाद अगर हम दोबारा गेहूं उगा देंगे, दोबारा से सेकंड टाइम अगर हम बेटे गेहूं उगा देंगे तो क्या होगा, पोटेशियम का स्तर और भी ज्यादा कम होता चले जाएगा। पोटेशियम बेटे पूरी तरीके से खत्म भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, फसल चक्रण करना चाहिए, यानी कि एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल भी उगानी चाहिए, ठीक है। जिससे कि क्या हो, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट है यानी कि पोषक तत्व में जो जल्दी जल्दी एक ही जैसे न्यूट्रिएंट खत्म ना हो जाए, ठीक है। उत्तर भारत में बेटे फलीदार फसलों को उगाया जाता है चारे के रूप में, ठीक है। दूसरी ऋतु में गेहूं उगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि मिट्टी के क्या होते हैं बेटे, हमारे पोषक तत्व जल्दी मात्रा में खत्म नहीं होते, ठीक है। अब देखिए, फलीदार पौधों को उगाने का फायदा ये होता है बेटे, फलीदार पौधे जैसे हमारे मटर वगैरह जो भी हो गए, ठीक है, उनके अंदर जो जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटे? राइजोबियम। इसका नाम नोट कर लीजिए आप सभी। राइजोबियम एक बहुत ही ज्यादा अच्छा हमारा सूक्ष्म जीव है जो कि क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को डालता है, हवा के नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर ये बेटे डाल देता है। और नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है प्रोटीन को बनाने में, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बेटे अगला जो टॉपिक है वो है सिंचाई। अब सब कुछ हो गया, ठीक है। अब सबसे जरूरी काम बेटे पानी डालना। अब फसल को देखिए, दुनिया में जो भी जीव जंतु हैं सबको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार हमारे फसलों को, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो सिंचाई बेटे, सिंचाई की अगर हम डेफिनेशन दें तो एक निश्चित अंतराल पर, ठीक है, खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल यानी कि टाइम पे इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में, यानी कि फॉर एग्जांपल आज दे दिया, फिर 2 दिन बाद दे दिया, फिर 2 दिन बाद दे दिया, फिर 2 दिन बाद दे दिया, जब जब जरूरत पड़ेगी तो निश्चित अंतराल पर हमें क्या करना है, खेतों में जल देना ही सिंचाई कहलाता है, ठीक है। सिंचाई का समय और बारंबारता, यानी कि किस टाइम देना है और कितनी बार देना है, ये फसलों में मिट्टी एवं ऋतु में अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ मिट्टियों को बेटे पानी की जरूरत कम पड़ती है, कुछ मिट्टी को पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऋतुओं की, देखिए शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में पानी कम देना पड़ता है, लेकिन गर्मी के अंदर बेटे पानी ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो सिंचाई ये हो गया। अब सिंचाई की आवश्यकता देखिए बेटे, पौधों में भी लगभग बेटे 90% जल होता है, ठीक है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है। कोई भी बीज हो, जब तक पानी नहीं मिलेगा वो अंकुरित नहीं होगा, ठीक है। आपने घर में चने भी तो अंकुरित किए होंगे ना, दालें अंकुरित की होंगी, तो अंकुरित करने के लिए सबसे पहले उनको पानी में रखना पड़ता है। तो यानी कि किसी भी बीज को अंकुरित करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है बेटे, ठीक है। जल में घुले पोषकों का स्थानांतरण
पौधे के प्रत्येक भाग में करने के लिए ये काम आता है बेटे। और ये फसल को बेटे पाले, यानी कि बेटे पाला पता है ना आपको, पाला होता है बेटे ठंड, ठीक है, ठंड और गर्म हवा से रक्षा करता है। और स्वस्थ फसल के लिए पानी बेटे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है सिंचाई के स्रोत, यानी कि सिंचाई करे तो करे कहाँ से। देखिए कुओं से सिंचाई की जाती है, ठीक है, कुएं हो गए, जलकूप हो गए, तालाब हो गए, झील हो गए, नदियां हो गए, बांध बनाकर, नहर बनाकर, इन सबसे किसान अपने खेतों में बेटे पानी का छिड़काव कह लो या फिर सिंचाई करते हैं, ठीक है। यही है हमारे जल के स्रोत जहाँ से सिंचाई की जाती है, ठीक है। अब सिंचाई की विधियां बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसके अंदर भी पारंपरिक तरीके अलग हैं आपके, ठीक है, और आधुनिक विधियां अलग हैं, ठीक है। पारंपरिक तरीके के अंदर मोट, घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट आ जाएगा। आधुनिक तरीकों के अंदर बेटे आपका छिड़काव तंत्र आ जाएगा, ठीक है, छिड़काव तंत्र। और यहाँ पे बेटे कटा हुआ है, यहाँ ये है ड्रिप तंत्र। क्या बेटे, क्या है बेटे, ये ड्रिप तंत्र, ड्रिप यानी कि बूंद। देखिए इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। देखिए छिड़काव तंत्र की जब हम बात करें, असमतल भूमि के लिए बेटे ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। असमतल भूमि के लिए जरूरी होगा ये, यानी कि जो जमीन उबड़ खाबड़ है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, आप राजघाट अगर आप गए हो तो वहां पे भी आप इसको देख सकते हैं, एक ना नोजल टाइप लगी होती है और पानी फव्वारों के रूप में घास के ऊपर गिर रहा होता है, ठीक है। तो उधर यानी कि उठे हुए पाइपों द्वारा, ठीक है, उठे हुए पाइप होते हैं, ठीक है, उनके ऊपरी सिरे घूमने वाले होते हैं, नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मनुष्य मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, ठीक है। पंप की सहायता से जल पाइपों से गुजरता नोजल से निकल जाता है, ठीक है। और बारिश की तरह पौधों पर छिड़काव होता है बेटे, किसकी तरह, बारिश की तरह छिड़काव होता है। लॉन की खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए बहुत ज्यादा बेटे उपयोगी होता है, ठीक है। अगला है बेटे ड्रिप तंत्र। क्या, ड्रिप तंत्र। देखिए ड्रिप सबसे ज्यादा किफायती, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लो, ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा कह लो, ये हमारा है ड्रिप तंत्र। देखिए ड्रिप तंत्र में पानी बेटे कम से कम उपयोग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बूंद बूंद करके जल को सीधा पौधों की जड़ों में डाल दिया जाता है, ठीक है। फलदार पौधे, बगीचे, वृक्ष को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका यही है, क्योंकि इससे पानी बिल्कुल भी बेटे व्यर्थ नहीं होता, पानी बिल्कुल भी खराब नहीं होता, व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा बेटे, ठीक है। और जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए तो बेटे क्या है, ये एक वरदान भी हमारे लिए साबित हो सकता है, ठीक है। अब सिंचाई देने के बाद जब हमारी फसल उगेगी तो फसल के साथ साथ उगेंगे कुछ खरपतवार, ठीक है। खरपतवार यानी कि ऐसे अवांछित पौधे जिनकी हमको जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। फसल के अलावा खेत में उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। और इनको हटाने की प्रक्रिया को बेटे हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, निराई। निराई क्या होती है, खरपतवार को हटाना, ठीक है। अब खरपतवार को हटाए क्यों, आप पूछोगे भैया फसल उग रही है तो क्या दिक्कत आ रही है, खरपतवार को हटाने की आवश्यकता क्या है। देखिए खरपतवार को हटाने के लिए हमें क्या करना बेटे, खरपतवार सबसे पहले क्यों हटाए जाने चाहिए। देखिए खरपतवार बेटे हमारे जल, पोषक, जगह, प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए बेटे आपके घर में आपके पापा कमाते हैं और आपके पापा की सैलरी है 5,000 रुपये महीना, ठीक है। और आपके परिवार में है 3 लोग, ठीक है। अब 3 लोगों का खर्चा 5,000 रुपये में महीने में चल जाता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आपके घर में एक और बंदा रहने के लिए आ जाए और सैलरी ना बढ़े, सैलरी फिर भी उतनी रहे 5,000, तो क्या होगा, चलो फिर भी मैनेज हो जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन मान लो अगर एक और बढ़ जाए लेकिन सैलरी फिर भी रहे उतनी ही, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा बेटे, आपको ये जो 2 बंदे हैं ना, ये जो 2 बंदे आपको हैं, ये थोड़े से ज्यादा क्या बर्डन लगेंगे और आप सोचेंगे भैया इनको हटाओ जल्दी से जल्दी हमारे घर से निकालो, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ही खरपतवार भी क्या करते हैं, जो हमारी असली फसल होती है उसके जल का उपयोग करते हैं बेटे, ठीक है। उसके पोषकों को भी खाने लग जाते हैं और जगह तो घेरते ही घेरते हैं और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, क्योंकि पौधे जो खाना बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, तो प्रकाश को भी ये लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिससे कि पौधे की जो असली हमारा पौधे की फसल जो हमने उगाई है उसकी वृद्धि रुक जाती है। उसकी क्या रुक जाती है बेटे, वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, कटाई में बाधा डालते हैं, ठीक है। कटाई करने में भी दिक्कत होती है, बार बार इनको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कुछ खरपतवार तो बेटे विषैले विषैले भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ खरपतवार आपके जहरीले भी हो सकते हैं, जिनको अगर गलती से खा लिया
तो आपकी टाएं टाएं फिश हो जाएगी। ठीक है, अगले हैं बेटे खरपतवार हटाने की विधि। देखिए, इसको हटाने की बहुत ही सरल विधि है, बहुत आसान विधि है। सबसे पहला, फसल उगाने से पहले खेत जोत दो। ठीक है, खेत जोतोगे, जो भी फसल होगी, खरपतवार होंगे, वो पहले उखड़ के चले जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा, हाथ से उखाड़ दो भाई। ठीक है, बहुत ही आसान। ठीक है, हाथ से उखाड़ के फेंक दो, या फिर भूमि के डायरेक्ट नीचे से इसको काट दो। ठीक है, कुदाली से, हल से, किसी भी चीज से इसको काट दो एकदम जड़ के पास से। ठीक है, या फिर बेटे केमिकल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे 2 और 4D नाम के केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इनको हटाने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है बेटे, वो होता है पुष्प और बीज लगने से पहले का। ठीक है, अब सब कुछ हो गया है बेटे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटे कटाई का। कटाई करेंगे, फसल कटेगी हमारी। ठीक है, फसल को पकने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है, हर कोई बता देगा। ठीक है, फसल जब पक जाएगी उसे काटेंगे तो वो कटाई कहला देगा। ठीक है, अब कटाई को विधि कैसे, देखो कटाई की विधि देखिए बेटे, छोटे छोटे जो किसान है ना, छोटे छोटे जो किसान है, वो तो डायरेक्ट पौधे को खींच के उखाड़ लेते हैं। ठीक है, तो खींच के उखाड़ लो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट दराती की सहायता से धरातल के पास से काट लो। ठीक है, दराती का उपयोग जो मैंने बताया ना, कि दराती लो छोटी सी और उसे धरातल यानी कि जमीन के पास से काट लो, डायरेक्ट तुम्हारी फसल कट गई। ठीक है, ये तो हो गया बेटे छोटे छोटे खेतों के लिए। लेकिन अब बड़े खेतों के अंदर हम कर सकते हैं हार्वेस्टर का उपयोग। किसका बेटे? हार्वेस्टर का उपयोग, यानी कि ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग कर सकते हैं काटने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर बेटे थ्रेशिंग आता है। ठीक है, थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? दानों और बीजों को भूसे से अलग करना। ठीक है, आपने मक्का की फसल उगाई, मक्का के अंदर छोटे छोटे दाने थे, इन दानों को अलग करना है और इस भूसे को अलग करना है, यही हमारा थ्रेशिंग कहलाता है। ठीक है, अब थ्रेशिंग कैसे करें भाई? थ्रेशिंग करेंगे हम कंबाइनर से। कंबाइनर एक प्रकार का ट्रैक्टर चालित ही होता है। ठीक है, ये थ्रेशिंग भी कर देता है और ये हार्वेस्टिंग भी कर देता है। इसके अलावा आपने देखा होगा भैया, इसके अलावा हम बहुत सारी पटक करके बीजों को अलग कर सकते हैं, विनोइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी फसल कट गई, बीजों को हमने अलग कर लिया। अब लास्ट काम है बेटे उसका भंडारण करना है। क्या करना है बेटे? उसका भंडारण, यानी कि उसको स्टोर करके रखना है बच्चों। ठीक है, अब बेटे फसल को स्टोर क्यों करें? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें फसल को बचा के रखना है? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि भैया फसल को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसान को भैया पैसा चाहिए, दाल रोटी चाहिए ना अपने पेट के लिए भी। तो किसान को जब तक अच्छा दाम नहीं मिलेगा वो फसल को नहीं बेचेगा। अगर बेचेगा तो बेचारा नुकसान में जाएगा, साल भर की मेहनत बर्बाद जाएगी। तो इसलिए फसल को बचाना पड़ेगा। तो फसल को बचाने के लिए बेटे उसको खराब ना होने देने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, खराब कब होगी? जब फसल के दानों को नमी लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए नमी से बचाना है। फसल के दानों को नमी, कटी एवं सूक्ष्म जीवों आदि से लंबे समय तक बचाकर रखना होता है। ठीक है, बीजों को सुखाना इसके लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए, नमी से बचाना है। पानी किसी भी चीज को खराब भी कर सकता है। देखिए, पानी अगर जीवन दे सकता है ना, तो पानी किसी भी चीज को खराब भी कर सकता है। तो इसलिए बीजों को सुखाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपने देखा होगा जब कोई मम्मी राशन लेके आती है तो गेहूं को तुरंत भिगो के अच्छे से सुखा देते हैं। ठीक है, सुखाने के बाद उसको जूट के बोरे, देखे जूट के बोरे यानी कि हमारे बोरियां होती है ना बेटे, बोरी के अंदर उसको भर लेते हैं, या तो धातु के बड़े पात्र। ठीक है, जो हमारे टंकी होते हैं ना हमारे यहाँ पे, आपने देखा होगा यूपी के साइड में या दिल्ली वगैरह में भी गेहूं को एक बहुत बड़ी बड़ी टंकियों में रख लेते हैं। ठीक है, धातु के बड़े पात्र में रख लेते हैं। ठीक है, और जहां पर ज्यादा बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं बेटे उसको साइलो कहते हैं। क्या कहते हैं? आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टंकी होती है साइलो। ठीक है, और भंडार गृहों के अंदर इसको भंडारण कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इसके अंदर बेटे इसको नीम की पत्तियों के साथ हम रख सकते हैं ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव ना लग जाए, कोई भी ठीक है कीड़ा ना लग जाए, क्योंकि नीम की पत्ती बेटे बचा लेगी। या फिर कई प्रकार के केमिकल्स का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ बेटे आपका चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ठीक है, और आपको ये सारे जो नोट्स हैं ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके लिए मैं आपका व्हाट्सएप का ग्रुप का चैनल जो है वो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कृपया उसको फॉलो कर लें। ठीक है, आपको गूगल ड्राइव पे भी ये मिल जाएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है।